माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में राजनीति शास्त्र विषय लेकर सम्मिलित हुए सभी विद्यार्थियों को मंदसौर से अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कक्षा 12वीं की राजनीति शास्त्र की परीक्षा दी है और प्रश्न पत्र को हल करके घर पर देखा भी होगा। आपने कितने उत्तर सही लिखे हैं, कितने उत्तर डाउटफुल हैं, इसका पता लगाया होगा और कितने अंक आपको मिलेंगे इसका अनुमान भी आपने लगा लिया होगा। विद्यार्थियों, केवल परीक्षा देने से और पास हो जाने से काम नहीं चलता है। हमको विषय का ज्ञान विस्तार से होना चाहिए, तो ही उस विषय को पढ़ना सार्थक होता है। मैंने इसके पहले जो वीडियो आपको प्रेषित किया था, उस वीडियो में मैंने राजनीति शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया था, जिससे कि आपके नॉलेज में वृद्धि हो। ये मेरा इसी विषय पर दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं प्रश्न पत्र में पूछे गए 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर को विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद्यार्थी, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द होती है। आपने उसका पालन किया भी होगा। आइए जानते हैं राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में 2 नंबर के क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। विद्यार्थियों, हम देखते हैं पहला प्रश्न जो 2 नंबर का आया था, उसमें पूछा था आज़ाद कश्मीर क्या है। पाकिस्तान के अधिकार में लगभग 35,000 वर्ग मील का क्षेत्र बचा रह गया, जिसे पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है। विद्यार्थियों, असल में ये जो क्षेत्र है यह भारतीय प्रशासित कश्मीर का ही एक हिस्सा है। दूसरा प्रश्न पूछा था किन किन देशी रियासतों के विलय को लेकर समस्या हुई। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह सूचना एवं रियासत विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उन्होंने 565 रियासतों में से 562 रियासतों का भारतीय संघीय ढांचे में विलय कर दिया था। विद्यार्थियों, जो 3 रियासतें थी उनमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये तीनों रियासतों के विलय के कार्य में समस्या उत्पन्न हुई थी, क्योंकि इन रियासतों के राजाओं को विलय की नीति मंजूर नहीं थी। तीसरा हमारा प्रश्न था शरणार्थियों के लिए कौन कौन सी 2 समस्याएं महत्वपूर्ण थी। तो शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की समस्या और शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या, ये 2 समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न था भारत ने अपनी सैन्य टुकड़ी पहली बार कब कश्मीर भेजी। तो भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को भेजी थी। विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 27 अक्टूबर 1947 वह महत्वपूर्ण दिन है जिसको प्रतिवर्ष इन्फेंट्री डे के रूप में मनाते हैं। 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे और उन्हीं के अनुरोध पर भारत सरकार ने सैन्य टुकड़ी भेजी थी और उस सैन्य टुकड़ी ने पाकिस्तान समर्थित कबायली आक्रमणकारियों से मुकाबला किया था। अगला प्रश्न आया था संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। विद्यार्थियों, इनका नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। विद्यार्थी, बताना चाहूँगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं और इसे संविधान का दर्शन भी कहते हैं। तो जो प्रस्तावना, उस प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था 2 नंबर का, उसमें पूछा था यूरोपीय संघ के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, यूरोपीय संघ के उद्देश्यों में यूरोपीय राष्ट्रों में सामाजिक और आर्थिक निकटता को बढ़ाना, एक आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण, सदस्यों में एक मुद्रा का परिचालन और सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य विकसित करना। विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ जो था ये एक मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। यूरोपीय संघ को 2012 में यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की रक्षा और उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
अगला प्रश्न आया था गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो गुट निरपेक्षता का आशय है शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखने की नीति को गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो दोनों महाशक्तियाँ कौन हैं और शीत युद्ध क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा आपसी सहयोग की नीति है और गुट निरपेक्षता का सीधा संबंध शीत युद्ध से है। गुट निरपेक्षता विश्व शांति को भी बढ़ावा देती है। अब शीत युद्ध क्या है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी मतभेद को शीत युद्ध कहा गया है। तो दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ रही है। विद्यार्थियों, शिमला समझौते के कोई दो प्रावधान लिखिए। तो दो प्रावधान शिमला समझौते में हुए थे। उसमें एक तो ये था कि द्विपक्षीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है समझौता और किसी भी द्विपक्षीय विवाद में तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप का निषेध करता है। और दूसरा, कश्मीर प्रकरण को किसी भी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जा सकता। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि कच्छ टिबू टापू कहाँ स्थित है। तो कच्छ टिबू टापू भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जलडमरू मध्य में विद्यमान एक छोटा सा टापू या द्वीप है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कच्छ टिबू टापू है ये श्रीलंका द्वारा शासित एक निर्जन द्वीप है और 1974 में भारत ने सशर्त समझौते के नाते इस द्वीप के स्वामित्व को श्रीलंका को सौंप दिया है। ये वो कच्छ टिबू टापू है। विद्यार्थियों, ये मेरा जो 2 नंबर का प्रश्न का वीडियो था ये समाप्त हुआ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि अगले वीडियो जो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा वो वीडियो आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।